हे गाइस, क्या आप भी करंट अफेयर्स के समुंदर में डूब गए हैं? पिछले 6 महीने में क्या पढ़ूं, क्या छोड़ूं, कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा। सो नीड नॉट टू वरी अप, यू हैव लैंडेड ऑन द परफेक्ट चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी सीरीज लेके आया हूं जिसमें आपको जो पुराने 3-4 साल के पैटर्न क्वेश्चन है, क्योंकि जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि मैं साथ ही साथ एग्जाम निकालने के बाद भी, बैंक में जाने के बाद भी आपके एग्जाम्स देता रहा हूँ, ताकि मुझे पैटर्न्स पता चलें, ताकि आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कंट्रीब्यूट कर सकूँ। सो पिछले 3-4 साल के कुछ सिलेक्टिव पैटर्न्स के जो आईबीपीएस क्वेश्चन हर बार पूछता है, उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। कुछ 20 से 25 क्वेश्चंस आपको हर साल आईबीपीएस पूछता है। तो इनफैक्ट मैं एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें क्वेश्चंस का सेट होगा। लास्ट में कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपको आंसर करने हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक अगर आप चाहते हैं कि इस बार आईबीपीएस क्लर्क मेंस में करंट अफेयर्स में आपका 35 प्लस स्कोर आए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस लगातार सबसे पहले आप तक पहुंचनी चाहिए ताकि आप लोग उनको देख सकें। प्लस सब्सक्राइब करो यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मैं देख रहा हूँ बहुत कम सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं। लाइक करिएगा वीडियो अगर पसंद आए, कमेंट डाउन करिएगा सारे आंसर्स जो आखिरी में क्वेश्चन रहेंगे। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आपके सारे आंसर्स मुझे चाहिए, ठीक है। एंड गुड लक गाइस, नाउ लेट्स गो टू द वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। तो इसका सही आंसर है, एनी गेसेस, C128। अच्छा, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम कितनी कंट्रीज को करता है, हमें ये चीज़ पहले ही पता होनी चाहिए। ये 176 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया का स्कोर जो है, इंडिया की रैंक रही है वो 128 रही है। सोचिए कितनी, मतलब बुरी बात है, बट इमोशनली और एथिकली अगर हम बाहर आ जाएं तो 128 रैंक रही है इंडिया की इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में। टोटल स्कोर रहा है 53 स्कोर। आप याद करें ना करें उससे मैटर नहीं करता है, पर हमें टॉप 3 कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। पहली कंट्री है सिंगापुर, दूसरी है स्विट्जरलैंड और तीसरी है आयरलैंड। तो ये ग्लोबल रैंकिंग्स हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि इंडिया की रैंक्स वेरियस इंडेक्सेस में भी एक बार देख लें, तो वेरियस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, जिसमें टॉप किया आइसलैंड ने, सेकंड है आयरलैंड, थर्ड है न्यूजीलैंड, फोर्थ है ऑस्ट्रिया, फिफ्थ है स्विट्जरलैंड। अगर आप इसमें ना, जरूरी नहीं कि आप टॉप 5 याद करें, क्योंकि काफ़ी बार लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है, बट अगर आप टॉप 3 भी याद रखते हैं, लेकिन टॉप 3 का मतलब टॉप 3, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपको टॉप 3 कंट्रीज के बारे में रैंक्स आपको याद होनी चाहिए। सो टॉप 3 की बात करें, आइसलैंड, आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड। इंडिया की रैंक की बात करें, ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 115। सेकेंड अगर हम बात करें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो टॉप किया है इसे स्वीडन ने। आप इन जनरल देखेंगे जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो टॉप में ही रहती हैं, बट स्कैंडिनेवियन में कौन सी कंट्री टॉप पे रहेगी वो आपको याद करना पड़ेगा। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 की बात करें तो टॉप किया है स्वीडन ने, सेकंड इज फिनलैंड एंड थर्ड इज डेनमार्क। बात करें कि इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, तो दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। इंडिया की रैंक की बात करें तो 71st रैंक है इंडिया की। तीसरा हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, तो इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर से इसको वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको भी पब्लिश करता है। टॉप की बात करें तो फिर आइसलैंड, याद रखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स भी किया था आइसलैंड ने, और आपका ग्लोबल जेंडर गैप भी आइसलैंड ने ही। और इन जनरल आप देखेंगे तो आइसलैंड हर बार टॉप करता ही है, लगातार हैबिट सी हो गई है। सेकंड देखिए फिर से एक स्कैंडिनेवियन कंट्री फिनलैंड, और थर्ड फिर से एक और स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे। अगला बात करें हम ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की, तो टॉप किया है इसको आइसलैंड ने। सॉरी ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, जेंडर गैप, ओके रिपीट आ रहा है। हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 की बात करें तो ये रिलीज कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, मुझे याद है मेरे अटेम्प्ट में या फिर नेक्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन एक बार आया, तो और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सी एजेंसी इसको रिलीज करती है। तो याद रखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर टॉप किया है स्कैंडिनेवियन कंट्री, दैट इज नॉर्वे। सेकंड पे रही है एस्टोनिया, थर्ड पे रही है नीदरलैंड्स, और इंडिया की रैंक है 151। बहुत ही पुअर रैंक है, लेकिन जैसा आजकल हमें पता है प्रेस के बारे में कि कितना फ्रीडम है, तो ये बहुत नॉर्मल है जानना। अगली बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, तो इसको कौन रिलीज करता है, इसको UNDP रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। टॉप अगेन आइसलैंड, सेकंड इज नॉर्वे, थर्ड इज स्विट्जरलैंड। इंडिया की बात करें तो 130th है विद अ स्कोर ऑफ 0.685।
इसका हाईएस्ट स्कोर अगर पूछें तो कितना रेंज होती है इसकी 0 से 1, अगर हाईएस्ट अगर बेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट है दैट इज 1, हालांकि 1 तो स्कोर नहीं आता लेकिन क्लोज टू 1 इन जनरल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का रहता ही रहता है। अगली बात करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। तो करप्शन परसेप्शन की बात करें तो उसमें अगर रिलीज की बात करें कौन करता है तो वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करती है। टॉप किया है डेनमार्क ने, सेकंड पे रही है फिनलैंड, थर्ड पे सिंगापुर, और इंडिया की रैंक की बात करें तो 96 रैंक है। अगली आती है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। तो इसको टॉप किया है यूएस ने। फायर पावर की बात करें आपको पता है यूएस में कितना फायर पावर स्ट्रांग है। सेकंड है रशिया, थर्ड है चाइना एंड फोर्थ पे इंडिया। हम इस बार काफ़ी हमने ऊपर आगे रैंक में आए हैं, अदरवाइज हम इतना ऊपर नहीं रहते हैं कभी भी, लेकिन ये हमारे लिए बहुत फील प्राउड की चीज़ है कि हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हम टॉप 4 पे हैं। याद रखिएगा रैंकिंग्स यूएसए, रशिया और फिर चाइना। वेरी नाइस। अगली बात करें नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। ये जितनी आपको मैं लिस्ट बता रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है एंड मैंने इस पूरी वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करे हैं जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं इस बार पेपर में। इसे पब्लिश करता है पोर्टोलेंस इंस्टीट्यूट एंड द सेट बिजनेस स्कूल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। अगर इस टफ हो रहा है तो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं और आप क्वेश्चन में लगभग आपको याद आ जाएगा। टॉप किया है क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे हमको मालूम है, तो टॉप किया यूएस ने। इन जनरल करती हैं कंट्रीज ऐसा, देखिए जहाँ की अगर सपोज करिए कोई यूनिवर्सिटी है एंड वो इंडिया की है, यूएस की है, जहाँ की है, तो वो अपनी कंट्री को ऊपर ही दिखाती हैं। तो टॉप पे यूएस है, सेकंड इज सिंगापुर, थर्ड इज अगेन फिनलैंड एंड इंडिया की रैंक आई है 49th। अगला क्वेश्चन बात करता है विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑनर्ड विद बिजनेस लाइन्स चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। बिजनेस लाइन्स चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। ऑप्शन है ए इसरो, ऑप्शन बी एचएएल, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन डी बीईएल बेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डीआरडीओ। डीआरडीओ ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड इस बार जीता एंड बेसिकली ये हुआ कहाँ था, तो ये मुंबई में हुआ था। जो डीआरडीओ के अगर की सिस्टम्स की बात करें तो आकाश मिसाइल है, ब्रह्मोस है, D4 है, आकाश तीर है, तो ये सब चीज़ें हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ डीआरडीओ के न्यूज़ के बारे में बात करें, क्योंकि डीआरडीओ न्यूज़ में बहुत रहा है इस साल, तो एक बार क्वेश्चन के चांसेस हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बेशक आ सकता है। तो डीआरडीओ की बात करें तो पहली चीज़ स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ था जिसने इंटरमीडिएट रेंज की अग्नि प्राइम मिसाइल बनाई फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल बनाई कहाँ से, रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम पे। किसने बनाई, डीआरडीओ इन कोलैबोरेशन विद स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड SFC। ये जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है वो 2000 किलोमीटर तक पेनिट्रेट हो सकती है, 2000 किलोमीटर्स। डीआरडीओ ने हालांकि 2 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किए थे प्रलय मिसाइल के। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से जो उड़ीसा में है, और इसकी रेंज बताई जा रही है 150 से 500 किलोमीटर की। तो अभी ये देखिए, ये मोबाइल लॉन्चर से अभी तक हम जितना करते हैं हम केवल 150 से 500 तक रीच कर पाए थे, बट इस बार पहली बार हम 2000 किलोमीटर तक का हमारा पेनिट्रेशन होने लगा है। एयर डिफेंस सिस्टम इंडियन आर्मी का अभी एक यूजर ट्रायल था जो डीआरडीओ ने डेवलप किया। आकाश प्राइम की जो अभी हमने बात करी पिछली स्लाइड में, आकाश प्राइम के बारे में भी लद्दाख से लॉन्च किया गया। उसी के साथ साथ नीचे भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी आप लोग पढ़ते चलिएगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो सही लगे आप वो करिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप उसमें लिख सकते हैं अपने नोट्स में। आप नोट्स में लिखते चलिए क्योंकि आपके लिए भी चीज़ें आसान होंगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी टाटा मोटर्स के बारे में। हमको पता है कि हाल ही में रतन टाटा जी का डिमाइज हुआ, बहुत ही दुख की बात है पूरे देश के लिए। तो हो सकता है कि टाटा मोटर्स पे एक क्वेश्चन, क्योंकि अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के लिए, तो हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर MD एंड सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स। ऑप्शन ए धीमन गुप्ता, ऑप्शन बी गिरीश वाघ, ऑप्शन सी PB बालाजी एंड ऑप्शन डी शैलेश चंद्रा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शैलेश चंद्रा। शैलेश चंद्रा को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया MD और सीईओ के लिए अक्टूबर 1, 2025 से, टू लीड पैसेंजर्स व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिविजन्स एमिड स्ट्रेटेजिक रिकंस्ट्रक्टिंग।
तो बेसिकली TMLCV जो है इनका, उसको ये हेड करेंगे। इससे पहले PB बालाजी जीतते हैं। PB बालाजी के बारे में भी आप देख लीजिएगा एक बार, बस वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स पे भी क्वेश्चन आजकल आते हैं, तो एंड स्पेशली क्रिकेट के बारे में तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एंड उस पर इन जनरल आते ही आते हैं। IBPS की अगर हम बात करें पैटर्न पे, तो लगातार क्रिकेट पे क्वेश्चंस आते ही जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है, हु वाज इलेक्टेड 37th प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज BCCI, ऑन 28 सितंबर 2025। 30, इसमें पहली चीज नोट करने की है, 37th प्रेसिडेंट बन रहा है इस बार, क्वेश्चन इस पे आ सकता है। ऑप्शंस है, ए रोजर बिनी, ऑप्शन बी मिथुन मनहास, ऑप्शन सी सौरव गांगुली, ऑप्शन डी राजीव शुक्ला। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से अगर देंगे तो फिर कोई इशू नहीं रहेगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। देखिए, रोजर बिनी पहले रह चुके हैं, सौरव गांगुली अभी ऐसी न्यूज सुनी नहीं, राजीव शुक्ला जी भी पहले रह चुके हैं, तो ये तीन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तो ऑप्शन बी बचता है मिथुन मनहास। अब मिथुन मनहास, देखिए पहले बताया रोजर बिनी पहले थे, इससे पहले मैंने आपको बताया रोजर बिनी थे, अगर पहले बात करें तो रोजर बिनी थे इससे पहले, और उसके बाद अब मिथुन मनहास की बारी है, जो 37th BCCI प्रेसिडेंट बन गए हैं। और इनके बारे में भी काफ़ी, हालांकि इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट तो इतना नहीं खेला, बट डोमेस्टिक में इनके 9700 प्लस फर्स्ट क्लास रन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको नाम याद रहना चाहिए, मिथुन मनहास BCCI के 37th प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन करें बात, तो सेबी ने अभी बेसिकली एक नया सफिक्स जोड़ा है UPI हैंडल्स में। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सफिक्स दैट मस्ट बी यूज्ड इन UPI हैंडल्स ऑफ सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज एज पर द न्यू रूल। जो सेबी की नई रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज है, इंटरमीडियरीज क्या होता है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ऑप्शन ए है @valid, ऑप्शन बी है @UPI, ऑप्शन सी है @सेबी, या ऑप्शन डी है @safe। तो देखिए, ऑप्शन बी के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, तो भीम का UPI हैंडल है, तो ये तो ऑब्वियसली हो नहीं सकता। सेबी @सेबी ऑलरेडी सेबी का ऑफिशियल UPI हैंडल है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन फंसता है ए और डी, @valid या @safe, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में आपके एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होंगे, बट आपको आंसर बता, इसका आंसर है ऑप्शन ए @valid। तो इसके बारे में बात करते हैं, तो सेबी ने बेसिकली दो नए इनिशिएटिव लॉन्च करी हैं। पहला है वैलिडेटेड UPI हैंडल, और दूसरा क्या है, सेबी चेक। सेबी चेक में क्या है कि आपका पेमेंट सिक्योरिटी हो गया इन्वेस्टर्स को लेके, या फिर कोई फ्रॉडलेंट फंड कलेक्शन हो गया, तो उसमें जो इश्यूज है उसके रिगार्डिंग में देखने के लिए है। उसके बाद हम सेबी की भी कुछ न्यूज़ की बात कर लें, क्योंकि सेबी एक हॉट टॉपिक है, एंड ऑब्वियसली हमें पता ही है जैसे कि एक मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है। तो मनी मार्केट तो RBI से होता है, लेकिन कैपिटल मार्केट जो है वो कंप्लीटली सेबी उसको मॉनिटर करता है, तो उस पर क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। तो सेबी ने जो अभी आज कल रिसेंटली अभी न्यूज़ में रहा है, जिस वजह से उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है, सेबी इशूज न्यू रूल्स फॉर मॉनिटरिंग इंट्राडे डेरिवेटिव पोजिशंस। The new framework which will take effect from October 1 sets an intraday net position limit of ₹5,000। तो नई इंट्राडे की लिमिट आ गई 5,000 की, 5,000 करोड़, सॉरी 5,000 करोड़ पर एंटिटी इन इंडेक्स ऑप्शंस कंपेयर्ड विद एन एंड ऑफ डे लिमिट ऑफ ₹1,500। ठीक है, 1,500 करोड़ होगा यहाँ पे भी, नहीं 1,500 होगा, 1,500 करोड़ होगा। तो क्या है कि नई पोजीशन लिमिट इंट्राडे की अगर 5, नहीं यार, इसको ठीक है, इसको एक पॉइंट को एक बार मैं दोबारा चेक कर लूंगा और आपको अपडेट कर दूंगा। सेकंड है, सेबी ने लॉन्च किया सेंट्रलाइज्ड कंप्लायंस प्लेटफॉर्म फॉर ब्रोकर्स। तीसरा है, सेबी ने रिन्यू किया रिकॉग्निशन ऑफ मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले सेबी का जो क्लियरिंग हाउस था उसमें एटलीस्ट बता रहा हूँ आपको 1 हफ्ते से 10 दिन लगते थे, बट ये मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये बहुत फास्ट है, बहुत इफेक्टिव है, प्लस सेबी रिकॉग्निशन बहुत ही रेयरली देता है, तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर साथ साथ नीचे भी कुछ पॉइंट्स दिए मैंने, तो उसको भी मैंने कहा जैसे आप पढ़ लीजिएगा। ये पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली सेबी ने एक नया फ्रेमवर्क स्टार्ट किया है परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी का, जिसको हम पर्व नाम दिया है, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। ये ज़रूर देखिएगा आप। पर्व के बारे में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, इसको भी देख लीजिएगा। सेबी का आपको पता होना चाहिए, सेबी ने अभी डिजी लॉकर के साथ अनक्लेम्ड एसेट्स, जो एसेट्स अनक्लेम्ड रहते हैं उनके लिए डिजी लॉकर के साथ पार्टनरशिप किया है, और वो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन में भी काम आएंगे।
अभी सेबी ने नया चेयरपर्सन भी अपना नियुक्त किया है, जिनका नाम है तुहिन कांता पांडे। इससे पहले माधवीपुरी बूच थी, आपको याद होगा हिंडनबर्ग का जो स्कैम था, उसके बाद से माधवीपुरी बूच को पुल डाउन कर दिया गया था, और उनकी जगह तुहिन कांत पांडे को 11वां चेयरपर्सन बनाया गया। सेबी ने कभी डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था मित्र नाम से, और आगे की चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। यूपीआई ट्रांजेक्शन की बात करें कैपिटल मार्केट पे, तो वो 2 लाख पर डे कर दी गई है। एक क्वेश्चन आपको दिया है, आप भी एक बार कमेंट सेक्शन में इसको जरूर ढूंढिएगा। यूपीआई ट्रांजेक्शन कैपिटल मार्केट की 2 लाख पर डे है, पर मनी मार्केट पे कितना है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अगली बात करें हम, सेबी ने माफ करिएगा, 2 लाख पर डे कैपिटल मार्केट की लिमिट थी, अब उसको बढ़ा के 5 लाख पर डे कर दिया है। तो लेकिन मनी मार्केट में अभी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, मनी मार्केट की सेम कैपिंग है, आप मुझे बताएंगे कितने पे कैपिंग है, ठीक है। और अगर हम बात करें सेबी के बारे में, और तो सेबी आपको पता होगा कि 1988 में रेगुलेटरी बॉडी की तरह चुनी गई। ये कैपिटल मार्केट, जैसा भी हम बात कर रहे थे, कैपिटल मार्केट्स और कम्युनिटीज़ को रेगुलेट करता है और मॉनिटर भी करता है। सेबी के पहले चेयरमैन की बात करें तो दैट इज डॉक्टर SA दावे, 1988 से 90। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो मुंबई। 11th चेयरपर्सन मैंने आपको बता ही दिया, तुहिन कांत पांडे। अगला सवाल आता है फ्री चार्ज और यूपीआई से रिलेटेड। तो अभी किसी बैंक ने आपको पता चला होगा कि फ्री चार्ज के साथ एक क्रेडिट ऑन यूपीआई विद गोल्ड लोन्स किया है लॉन्च। तो उसमें क्या है कि लोन्स कैन बी अवेल्ड ऑन गोल्ड दैट कैन बी एसेस्ड डायरेक्टली थ्रू द यूपीआई। आप बात समझिए, बहुत नई चीज अभी एक बैंक ने इंट्रोड्यूस करी है फ्री चार्ज के साथ पार्टनरशिप करके। तो उसमें क्या है कि आपको अगर गोल्ड लोन लेना है तो वो तो यूपीआई के थ्रू भी आप ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए है येस बैंक, ऑप्शन बी इज एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी इज एचडीएफसी बैंक, एंड ऑप्शन डी इज आईसीआईसीआई बैंक। एंड वन मोर थिंग, देखिए चार के चारों बैंक्स प्राइवेट हैं। तो प्राइवेट पे इन जनरल क्वेश्चन आता नहीं है, बट कभी कभी प्राइवेट पे भी क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक के। देखिए एक्सिस बैंक ने क्या किया, इंडिया के फर्स्ट गोल्ड बैक क्रेडिट लाइन एक्सेसिबल थ्रू यूपीआई की है। ये अगर आपको डाउट, एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए अभी तक क्या था कि आप यूपीआई में जो आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसा रहता था आप उसको पे करते थे, राइट। उसके बाद एक नई चीज आई कि हम वॉलेट रिलोड करने लगे। तो उसमें क्या होता था, आपके क्रेडिट कार्ड में आपके अगर सपोज करिए आपके पैसे हैं और आपको यूपीआई में डालने, अपने अकाउंट में डालने हैं, तो उसको आप कुछ मिनिमम चार्जेस रहते थे, उसके थ्रू आप डाल सकते थे। मतलब जैसे होता है 1% आपको चार्ज करता, कुछ लोग 2% करते थे। तो फ़ोन पे, क्रेडिट जैसी ऐप से, मतलब मैं किसी को यहाँ पे बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ एप्लीकेशन को, मैं बता रहा हूँ कि इन ऐप्स के थ्रू आप अपने पैसे वॉलेट लोड कर लेते थे। उसके बाद तीसरी चीज़ आई रुपे कार्ड से। तो रुपे कार्ड से क्या, रुपे कार्ड आपके यूपीआई में लिंक हो जाता था और उससे आप डायरेक्टली पेमेंट कर देते थे किसी भी वेंडर को। अभी अगली चीज़ क्या है कि गोल्ड लोन बैक क्रेडिट लाइन। तो आप क्या करेंगे, बैंक जाएंगे, बैंक में अपना गोल्ड देंगे, तो गोल्ड आपको ना अभी तक उसका पैसा देता था, अब आपको एक क्रेडिट लाइन दे देगा। आप जितना पैसा खर्च करेंगे उस पर ही इंटरेस्ट पड़ेगा। तो ये अभी एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है बेसिकली फ्री चार्ज के साथ मिलकर, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला हम बात करें, एक्सिस बैंक और सुपर डॉट मनी ने अपना को ब्रांडेड रुपे कार्ड लॉन्च किया है। वो इतना खास नहीं है बट कभी कभी आ जाता है, इसलिए मैंने डाला है। एक्सिस बैंक ने एक लॉक एफडी फीचर अपना नया लॉन्च किया है। चौथा है, एक्सिस बैंक फर्स्ट बैंक बना है जो 24/7 नियर रियल टाइम प्रोग्रामेबल यूएसडी क्लियरिंग कैपेबिलिटी रख रहा है। कि अभी तक आपको पता होगा क्लियरिंग हाउस की एक टाइमिंग होती थी, आपको अगर अपना पैसा, क्या नाम है, मतलब एज एन सपोज करिए यूएसडी में आपके पैसा है और आपको क्लियर कराना है तो उसमें टाइम लगता था। तो अभी तक क्या किया, अब क्या किया, जेपी मॉर्गन के किनेक्सीज डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म पे एक्सिस बैंक ने कोलैबोरेशन करके एक पहला 24/7 का नियर रियल टाइम प्रोग्रामेबल यूएसडी क्लियरिंग कैपेबिलिटीज, उटपटांग हो गया, एक्सिस बैंक फर्स्ट बैंक बना है जिसने 24/7 रियल टाइम प्रोग्रामेबल यूएसडी क्रिएटिंग कैपेबिलिटीज रखी हैं। और उसने किससे कोलैबोरेशन किया है, जेपी मॉर्गन के किनेक्सिस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। थोड़ा टफ है और मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट मैंने रखा है कि कहीं एटलीस्ट स्किप ना हो जाए। अगला सवाल आता है, आशीष पांडे जो एमडी और सीईओ बने हैं वो कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक के बने हैं। इन जनरल अभी मतलब नया जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो जिस बैंक में मैं काम करता हूँ, जिस बैंक मुझे सैलरी देता है, उसी बैंक के बने हैं, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसके एमडी और सीईओ नए आए हैं, दैट इज आशीष पांडे।
अगले सवाल की बात करें तो इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, पहला हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन FAL कौन से स्टेट में अनवील किया गया है, प्राइवेट सेक्टर? क्योंकि अभी तक जितने भी देखिए क्या है ना, जितने भी आपके फाइनल असेंबली लाइंस होती थी वो जनरली DRDO या HAL यही देख लेते थे, बट अब पहली बार है जो कंप्लीट प्राइवेट सेक्टर में अनवील किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आपका। उसकी और बात करें, इंडिया फर्स्ट की बात करें, क्योंकि इंडिया फर्स्ट में भी काफ़ी क्वेश्चंस पे रहे हैं, तो इंडिया फर्स्ट पे भी क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आपको मतलब ऑप्शन सी जो मैंने बताया कर्नाटका, वो वहाँ तक क्लियर है। तो इंडिया फर्स्ट की बात करें तो इंडिया फर्स्ट में सबसे पहली चीज़ है सेंट्रल टिश्यू बैंक, और नया कैशलेस वी ऑफिस फॉर द दिल्ली डेंटल काउंसिल्स वॉज इनॉग्रेटेड एट मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज मेट्स दिल्ली। Second is Agnikul Cosmos launches India's first large format 3D printing facilities for rocket system at IIT Madras. Third is India's first overseas Atal Innovation Center was inaugurated at IIT Delhi campus in Abu Dhabi, UAE. Fourth is an Assam-based foundation has developed India's first portal for vulture conservation called the Vulture Network. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने स्पेशली अपने स्लाइड में रखा है क्योंकि वल्चर्स प्रोटेक्शन के लिए, वल्चर कंजर्वेशन के लिए हम पहली बार कुछ हमने मतलब अपने मार्केट में लाए हैं, दैट इज और ये कहाँ से बेस्ड है, असम बेस्ड फाउंडेशन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है, द वल्चर नेटवर्क। बाकी चीज़ें भी आप पढ़ लीजिएगा। ये आपको एक ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भारत पे और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक रिसेंटली एक नई चीज़ लॉन्च करी है। अभी एक्सिस बैंक ने क्या किया था, गोल्ड लोन बैक्ड आपका क्रेडिट कार्ड था, इसने क्या कर दिया, क्रेडिट कार्ड में EMI ड्रिवन कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप UPI पेमेंट करते हैं, आप गोल्ड, आप कुछ भी लेने गए, सामान लेने का सपोज करिए, और आपने पेमेंट आपके पास अकाउंट में नहीं है, आपने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया 1 लाख का UPI के थ्रू, उसको भी आप EMIs में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी 12 EMIs का ऑप्शन रहा है, हो सकता है आगे चल के 24 EMI भी कर देंगे। केरला आपको पता होगा पहला 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट बन गया है। लिटरेसी रेट पे बात करें तो नंबर 1 पे केरला है, बट अगर डिजिटली लिटरेट की बात करें तब भी नंबर 1 पर केरला ही बना है, पहला स्टेट बना है जो 100% डिजिटली लिटरेट है। अगला पॉइंट BLW के बारे में है, तो ये पढ़ लीजिएगा आप। गुजरात पहला इंडियन स्टेट बना है जिसने ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने MP में पहला डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे फीचर किया गया है, जो कंट्री का लार्जेस्ट एनिमल का अंडरपास है। ये सब देख लीजिएगा पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इंडिया फर्स्ट पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे जो इंडिया फर्स्ट में होंगे, कि इंडिया में पहली बार क्या हुआ, इंडिया में पहली बार कहाँ हुआ, इंडिया में पहली बार कैसे हुआ। एंड क्योंकि अभी रिसेंट करंट अफेयर्स तो आप जान ही रहे हैं, कोई कहता है कहीं से आ रही, कोई कहता है कहीं से आ रही है, और कोई कहता है कहीं से भी नहीं आ रही। आप पढ़ते इतना सारा हो, बट क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं ना कि आप वहाँ पे उस समय परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो कोई इशू नहीं है, आराम से हम इस स्लाइड्स को पढ़ेंगे। एंड ट्रस्ट में, इंडिया फर्स्ट का इन स्लाइड्स के अलावा बाहर से नहीं आना चाहिए, मतलब 95% चांसेस है कि बाहर से नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्रीज आर द होस्ट ऑफ विमेंस T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड। ये हमारा क्रिकेट का दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या था हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने BCCI के हेड के बारे में, और ये क्वेश्चन क्या है कि होस्ट कौन है विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 ब्लाइंड वाला, क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, कोई गेसेस? होप आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। इसका सही आंसर है श्रीलंका और इंडिया, 2 साउथ एशियन कंट्रीज जिसको होस्ट कर रही हैं। अपकमिंग स्पोर्ट्स वेन्यू की बात भी कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इस पे 100% लगा हुआ है। इन जनरल देखिए, मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ ना, 90-95% चांसेस हैं कि क्वेश्चन वैसे ही आएगा, उसमें से ही आएगा। एंड क्योंकि मैंने खुद दिया है, मैं खुद एक्सपीरियंस कैंडिडेट हूँ, तो फिर मैं आपको बेस्ट गाइड कर सकता हूँ। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि न्यू दिल्ली जो है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो अगस्त 2026 में है, तो उसको होस्ट न्यू दिल्ली करेगा। सेकेंड इज ICC ने अवार्ड किया इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के होस्टिंग राइट्स का नेक्स्ट 3 एडिशन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पे, तो दैट इज 2027, 2029 एंड 2031। आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, मतलब मेरे ख्याल से 2 या 3 एडिशन हुए, तो 2 ही एडिशन, 3, ओके 2 या 3 एडिशन हुए। तो अभी बहुत हॉट टॉपिक है, क्योंकि ICC जितना भी नई चीज़ें लेके आता है वो कहीं ना कहीं
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हॉट टॉपिक बन ही जाता है। तो नेक्स्ट है 2027 में, फिर 2029, फिर 2031, तीनों एडिशंस के होस्टिंग राइट्स उन्होंने दे दिए हैं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, ब्राजील नेक्स्ट इज 10th एडिशन हो रहा है फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 का। फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2027 की बात करें तो किसको मिला है? ब्राजील को। और अगर 2031 विमेंस वर्ल्ड कप की बात करें 2027 के बाद 4 साल बाद 2031 तो यूएसए को मिल रहा है, और 2035 की बात करें तो फिर यूके को मिल रहा है। याद रखिएगा 2027 ब्राजील, 2031 यूएसए, 2035 इज यूके। नेशनल गेम स्टार्ट हो रहे हैं फरवरी और मार्च 2027 में, जिसका नेक्स्ट एडिशन मेघालय होस्ट कर रहा है। ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग है मार्च 3 से 7 2025, जिसको होस्ट कर रहा है इंडिया। सॉरी, होस्ट किया है, थोड़ा गलत हो गया। इस बार ही हुआ था ब्रिक्स का यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो इंडिया ने होस्ट किया था। इसका थीम क्या रहा है? यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, एक बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल भी यहीं पे हुआ है, और आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस भी इंडिया में हुआ है। और कहाँ हुआ है इंडिया में? न्यू दिल्ली में हुआ है, दोनों चीजें। ठीक है, बाकी थोड़ा पुराना है एक्चुअली। क्या है कि एक साल पूरा दे देता है। आजकल न्यूज़ जितनी भी आ रही हैं वो सब आप देख ही रहे हैं कि कैसा करंट अफेयर्स आता है। कुछ क्वेश्चंस इसके आते हैं, इसी साल आते हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस तो 2-2 3-3 साल पहले पूछे गए हैं। मुझे याद है कि मेरे टाइम पे कुछ क्वेश्चंस आए थे, जैसे मतलब स्कीम्स आई थी गवर्नमेंट स्कीम्स में, और स्कीम्स में आई थी 3 साल पहले की स्कीम आई थी, और स्कीम इतना पॉपुलर स्कीम भी नहीं थी कि उज्ज्वला स्कीम आई हो, या आपका मतलब कोई ऐसी स्कीम हो जो उसके बारे में जनधन योजना हो, ऐसी कोई स्कीम नहीं थी जिनको इतना फेमस थी, पर छोटी सी स्कीम आई थी। तो अब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें डालने पड़ते हैं। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का अवार्ड जो ग्रैंड प्रिक्स है वो न्यू दिल्ली में दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स इस बार जो हो रहे हैं अभी रिसेंटली हो रहा है, ये आना जरूरी है, ये आना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। पेपर आपका जब तक होगा तब तक ये चीज़ करंट में बहुत रहेगी। तो लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे हैं, और खेलो हालांकि पहले हुए थे, लेकिन पहले एज अ स्टेट थे ये, लेकिन अब एज एन यूनियन टेरिटरी है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स आपके होस्ट किए जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया की बात करें तो पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम सऊदी अरेबिया में, ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम, ये स्पोर्ट्स नॉर्मल स्पोर्ट्स नहीं है, स्पोर्ट्स गेम है, 2025 में हो रहा है। उत्तर प्रदेश की अग्री की बात करें तो 80 करोड़ फॉर 2025 फॉर मोटो जीपी भारत। पता होगा आपको मोटो जीपी भारत होने वाला है, तो उसके लिए 80 करोड़ रुपए अभी तक रेज हो गया है। 2029 AFC विमेंस एशिया कप की बात करें तो आपका उज्बेकिस्तान में हो रहा है। 2026 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में होस्ट किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अ USD 190 मिलियन लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 190, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहली चीज वैल्यू USD 190 मिलियन लोन। सेकेंड चीज क्या है? इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। तो कौन से इंस्टीट्यूशन ने इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 190 मिलियन किया है? दैट इज ऑप्शन सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक पे इन जनरल क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, तो एक बार आप देख लीजिएगा कि क्योंकि करंट में जितनी चीज़ें हैं मैंने वही एडीबी करंट लिखी। अगर एडीबी के बारे में लिखना स्टार्ट कर दूँ मैं, तो शायद आपका जब तक एग्जाम खत्म होगा तब तक मैं लिखता ही रहूँगा। तो एडीबी सबसे पहली चीज़, इंडिया की ग्रोथ आउटलुक करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.5 कर दी गई है, जो पहले 6.7 प्रेडिक्ट की थी अप्रैल में, और 2026-27 की भी रिवाइज करी गई है, वो 6.5 कर दी गई थी, जो 6.8 गई थी पहले। तो याद रखिए, अगर आपसे बहुत इजी है याद करना कि दोनों में 6.5 कर दी गई है, इस साल के लिए भी और अगले साल के लिए भी। एल सत्य श्रीनिवास को अपॉइंट किया गया है इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट एडीबी। आपको आई होप पता होना चाहिए कि जैसे कुछ मेजर कंट्रीज है वहाँ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं, टोटल आपकी जो एडीबी की स्ट्रेंथ है उसमें। ये मेन डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में बहुत अंतर है, मतलब एक डायरेक्टर है दैट इज डिफरेंट एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इंडिया डिफरेंट। तो इंडिया से जो आए हैं दैट इज, मतलब इंडिया से इस बार जो आए हैं दैट इज एल सत्य श्रीनिवास। इससे पहले विकासशील साहब थे। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अभी रिसेंटली हुआ था कि इंडिया और एडीबी ने एक 126.4 मिलियन की साइन किया था, एक लोन साइन किया था टू प्रमोट सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलियंट टूरिज्म इन उत्तराखंड टेहरी लेक रीजन। तो ये इंपॉर्टेंट रहा है काफी।
क्योंकि चांसेस थे अपने, अभी मैंने रिसेंटली देखा कि टीचिंग एग्जाम में भी एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो उत्तराखंड का तेरी लेक का जो प्रोजेक्ट है वो एडीबी और इंडिया मिलके बना रहे हैं, और इंडिया ने कितने का लोन लिया है? $126.4 मिलियन। इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है सवाल। पहली चीज आ सकता है कहाँ पे हो रहा है प्रोजेक्ट, दैट इज उत्तराखंड के तेरी लेक में। दूसरा है कितने का हो रहा है, दैट इज $126.4 मिलियन। तीसरा है कि इंडिया ने किससे लोन लिया है, तो दैट इज एडीबी। काफी बार ऐसा होता है कि मतलब हमें याद नहीं आता इंडियन किससे लोन लिया है, तो हम वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से हमें याद करना है। एडीबी की कुछ बात कर लें। एडीबी फाउंड किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर बात करें तो मंदालुयोंग, मेट्रो मनीला, फिलीपींस। अभी 11वें प्रेसिडेंट बने हैं रिसेंटली। जो हम चेयरमैन की बात कर रहे हैं दैट इज प्रेसिडेंट, सॉरी डायरेक्टर की बात कर रहे थे, डायरेक्टर इज प्रेसिडेंट इटसेल्फ। तो इनका नाम है मसातो कांदा। ये आप नाम अगर आपको लगता है भूल जाएंगे तो याद रखिएगा, मुंबई में प्याज को कांदा कहते हैं। तो और मुंबई हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, तो फिनेंसेस से एडीबी आपको याद रहेगा। तो एडीबी के अगर 11वें प्रेसिडेंट की बात करें तो वो कांदा है, कांदा प्याज, ठीक है। मतलब किसी को बुरा ना लगे, किसी सेंटिमेंट हर्ट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कल को जापान से मेरे पास मेल आ जाए, जापान से 4 लोग आ जाए उठा लें कि अरे भाई यहाँ बैंक में काम कर रहे हो या कांदा प्याज बेच रहे हो। तो मसातो कांदा नाम है उनका, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो अशोक लवासा जो इंडियन है। अशोक लवासा के बारे में आई होप आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आईआईएम से पढ़े हुए हैं। थर्ड इज डायरेक्टर ऑफ एडीबी फॉर इंडिया। देखिए दोनों में बहुत अंतर है, एक है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम इंडिया और एक है एडीबी के डायरेक्टर फॉर इंडिया। तो फॉर इंडिया की बात करें तो उनका नाम है मियो ओका, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम इंडिया की बात करें तो है एल सत्या श्रीनिवास। टोटल मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 69 है। आखिरी कंट्रीज ने ज्वाइन किया वो है इजराइल। जो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड है सब्सक्राइब कैपिटल में वो है जापान। एक हमने रिपोर्ट की बात करी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, जो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन आता है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक की रिपोर्ट से। 100 नहीं, मतलब ज़्यादा बोल दिया, 100%। आई मीन काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं एडीबी पे, तो इसको भी थोड़ा ध्यान के चलिएगा कि एडीबी की रिपोर्ट है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। मतलब यह क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आरबीआई। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक एडीबी की रिपोर्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेवल एक्सरसाइज कोंकण 25 इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई थी। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, क्योंकि आजकल एक्सरसाइजेस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक क्वेश्चन क्या, 2-2, 3-3 क्वेश्चन तक आए हैं। तो क्वेश्चन है कोंकण 25 किसके बीच में हुई थी? तो इंडिया और, कम ऑन एवरीवन, इंडिया और यूके, इंडिया और यूके के बीच में हुई थी, ठीक है। तो 21st एडिशन था इस बार उसका युद्ध अभ्यास का, जो इंडिया और यूएसए की एक्सरसाइज है। याद रखिएगा इंडिया यूएसए के बीच में कौन सी है? युद्ध अभ्यास, ठीक है। और क्या कौन सी एक्सरसाइज है? मिलिट्री एक्सरसाइज है। अच्छा, इससे पहले जो एक्सरसाइज अभी मैंने बताई आपको कोंकण 25, वो कौन सी एक्सरसाइज है? वो नेवल एक्सरसाइज है, क्वेश्चन में लिखा था मैंने। अगला बात करें, इंडोनेशिया और यूएस ने रिसेंटली एक एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी है, दैट इज सुपर गरुड़ा शील्ड 2025। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, गरुड़ा एक्सरसाइज किसके साथ है हमारी, वो आप कमेंट में लिखिएगा। प्लस ये याद रखिएगा इंडोनेशिया और यूएसए ने साथ में मिलके मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट करी है, दैट इज सुपर गरुड़ा शील्ड 2025। अगला बात करें मैत्री हमें पता होना चाहिए, थाईलैंड के पास, इंडिया और थाईलैंड की एक्सरसाइज है। हालांकि इंडियन मेल्स थाईलैंड में दूसरी एक्सरसाइज करने जाते हैं, पर अगर हम वैसे बात करें तो मिलिट्री एक्सरसाइज देशों के बीच की तो मैत्री है। ये इतना मुश्किल नहीं है याद करना, शायद आपके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि मैत्री लड़की का नाम भी है तो याद भी हो जाएगा, और थाईलैंड में है तो याद हो ही जाएगा। तो याद रखिएगा, कुछ गलत प्लीज मत सोचिए, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए। इंडिया सिंगापुर के बीच में एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। इंडिया और सिंगापुर की है बोल्ड कुरुक्षेत्र। अगर हम बात करें जा माता है, चेन्नई कोस्ट पे हुई थी, और इंडिया और जापान की है। ये बहुत आसान है, भारत हमारी माता है और जापान का जा, तो जा माता है, जॉइंट एक्सरसाइज है किसकी? इंडिया और जापान की। किसकी एक्सरसाइज है? कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडिया और फ्रेंच की कौन सी है? शक्ति 2025। शक्ति बेसिकली एक्सरसाइज है 2025, इस बार एडिशन इसलिए लिखा हुआ है। अगला बात करें डस्ट लेक।
अभी रिसेंटली मैं एक पेपर देख रहा था, शायद महाराष्ट्र बीसीएस का था या किसी का पेपर था, इसमें डस्ट लेक एक्सरसाइज के बारे में पूछा था। बहुत 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 क्रूशियल एक्सरसाइज है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल करी गई थी, किसके बीच में, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है इंडिया फ्रेंच एक्सरसाइज शक्ति, मैंने बताया है आपको। इंडिया का एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी नई एक्सरसाइज स्टार्ट हुई। देखिए जितनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, कि जैसे देखिए अगर आप भूल जाते हैं, जैसे मैत्री भूल गए आप शक्ति भूल गए, मैत्री तो आप, मुझे नहीं लगता कोई भूलेगा, थाईलैंड से एक्सरसाइज है, ठीक है। लेकिन जितनी नई एक्सरसाइजेस है वो याद करना बहुत जरूरी है कि वो पेपर में आ जाती है। तो क्या है, इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, टाइगर क्लॉ। अगली बात करें तो एक एक्सरसाइज खान क्वेस्ट थी, जो बेसिकली मंगोलिया में हुई है, और किसके बीच में हुई है, मंगोलियन आर्म फोर्सेस, यूएस और इंडियन आर्मी, इन तीन लोगों के बीच में हुई है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025। फिर 6th एडिशन ऑफ धर्मा गार्डियन, पता होगा आपको, जापान में बहुत पुरानी एक्सरसाइज है। इंडिया नेपाल की एक्सरसाइज है सूर्य किरण, और इंडिया मंगोलिया की एक्सरसाइज है, दैट इज नोमैडिक एलिफेंट। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच बैंक हैज एम टू एक्सपैंड इट्स एसेट साइज फ्रॉम द करेंट 20% ऑफ इंडियाज जीडीपी टू 25% बाय 2047। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर समझ जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। किस बैंक ने अपना एसेट साइज, जो अभी तक 20% कंट्रीब्यूट करता था इंडिया जीडीपी को, उसको कह रहा है कि 2047 में 25% कर देंगे। ये बहुत इजी है, मतलब आप सोचिए ना, 20% इंडिया जीडीपी को कौन सा बैंक कर सकता है, जो सबसे बड़ा बैंक है। और सबसे बड़ा बैंक इन चार ऑप्शंस में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज्यादा बड़ा बैंक है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अब एसबीआई की बात करें, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा बैंक है तो उस पर सवाल आना भी बहुत लाजमी है, चांसेस पूरे हैं। तो एसबीआई और एएफडी, एएफडी कहाँ का बैंक है, क्या चीज़ है, कोई मुझे बता सकता है? आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए। दैट इज एजेंसी फ्रेंचाइजी टी डेवलपमेंट बैंक। ये बेसिकली फ्रेंच का एक बैंक है, जिसमें एसबीआई ने साइन करके 100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट की बात की है टू बूस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग इन इंडिया। नेक्स्ट इज ग्रीन फाइनेंसिंग क्या है। देखिए ग्रीन फाइनेंसिंग बेसिकली कोई ऐसा फंडिंग प्रोजेक्ट में जिसमें बेसिकली इन्वायरमेंट को बेनिफिट हो, जैसे आपका हो गया रिन्यूएबल एनर्जी, आपका पॉल्यूशन कंट्रोल, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सबको चीज़ों को हम कहते हैं ग्रीन फाइनेंसिंग। नेक्स्ट इज एसबीआई रेजेस 25,000 करोड़ थ्रू लार्जेस्ट क्यूआईपी इन इंडियन कैपिटल मार्केट्स। क्यूआईपी क्या चीज़ है, कोई बता सकता है मुझे? क्यूआईपी इज वेरी बेसिक, आपने पता ही होगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। थर्ड इज एसबीआई वाज ऑनर्ड एज वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। देखिए काफ़ी बार लोग कंफ्यूज आते हैं, क्वेश्चन आता है कि अगर कि वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक किसको बोला है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन में, कुछ काफ़ी लोग एचडीएफसी भी लगा सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। एक फ्री डिजिटल एसएमई लॉन्च किया है एसबीआई अस्मिता नाम से। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो एसबीआई अस्मिता नाम से नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को उनका बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए अस्मिता नाम का कोलेटरल फ्री डिजिटल एसएमई लॉन्च किया है, लोन प्रोडक्ट, कोलेटरल फ्री डिजिटल एसएमई लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया है। कौन से बैंक ने किया है? तो किसने किया है? एसबीआई ने किया है। अगेन देखिए अभी ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा है ना कि एसबीआई ने ये किया है, एसबीआई ने ये किया है, तो आप इजीली आंसर कर पा रहे हो। वहीं अगर आप जैसे 4-5 चीज़ें पढ़ोगे ना, कि एक्सिस बैंक की भी चीज़ें पढ़ोगे, यूनियन बैंक की भी पढ़ोगे, आप वहाँ पे तो सब कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये एसबीआई की मैंने पूरी लिस्ट बना ली, तो आपको जैसे भी याद बने वैसे करके आप याद कर लो, ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो। एसबीआई ने अपना एक टारगेट टू अचीव नेट जीरो एमिशंस का टारगेट दिया 2055 ने। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना नेट जीरो एमिशन को अचीव करने के टारगेट्स दिए हुए हैं, जिसमें अगर एसबीआई की बात करें तो 2055 में उन्होंने कहा ये नेट जीरो एमिशन अचीव कर लेंगे। एसबीआई के एक सिंगापुर का इंटीग्रेशन, योनो यूपीआई इंटीग्रेशन हुआ है सिंगापुर के लिए। तो बेसिकली सिंगापुर में भी योनो ऐप का वैलिडेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि हर एक कंट्रीज में अलग अलग, जैसे यूपीआई किन कंट्रीज। अच्छा एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप बताइए मुझे यूपीआई किन किन कंट्रीज में अभी इस समय एलिजिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर।
तो सिंगापुर तो जो एसबीआई का योनो है, योनो आप ऐप यूज करते हैं, उसका फुल फॉर्म आपको पता है? उसका फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। पेनाउ सिस्टम की बात करें तो पेनाउ सिस्टम सिंगापुर का है। तो क्या है, योनो यूपीआई ने इंटीग्रेशन किया है पेनाउ के साथ सिंगापुर में, आपके जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनके लिए। तो याद रखिए, सिंगापुर की पेमेंट जो ऐप है, दैट इज नॉट पेमेंट ऐप, पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो पेनाउ है। और एसबीआई का जो यूपीआई हैंडल है, दैट इज यूपीआई ऐप है योनो, उसने पेनाउ के साथ इंटीग्रेशन करके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सिंगापुर में करने के लिए चीज़ें करी हैं। एसबीआई की बात कर लें, कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़, कब फाउंड किया गया था? जुलाई 1, 1955 में। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र है। चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले नाम क्या था एसबीआई का? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम 1 जुलाई 1955 से पड़ा, उससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बुलाते थे। तो बेसिकली इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, उन सबको मर्ज कर दिया गया था, उनका एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आगे चल के जुलाई 1, 1955 आज़ादी के बाद, आज़ादी के भी 8 साल बाद, हमने इसको नया नाम दिया एसबीआई नाम से, जो पूरे इंडिया का बैंक हो। टैगलाइंस इंपॉर्टेंट है, टैगलाइंस एसबीआई की सबसे ज़्यादा है। 5 टैगलाइन है मेन बेसिक, जो आपको याद रखनी है। पहला है प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। सेकेंड इज विथ यू ऑल द वे। थर्ड इज अ बैंकर ऑफ द कॉमन मैन। फोर्थ इज द बैंकर टू एवरी इंडियन। फिफ्थ, द नेशन बैंक्स ऑन अस। ये 5 टैगलाइंस आपको इतना अच्छे से याद होनी चाहिए कि आप नींद में भी जगो। देखिए, पेपर आपका जरूर आईबीपीएस का है, बट कहीं ना कहीं ऑल आईबीपीएस बैंक्स आर रनिंग आफ्टर एसबीआई एंड आरबीआई। मतलब आरबीआई तो चलो मॉनिटरिंग अथॉरिटी, उनका समझ में आता है, लेकिन एसबीआई, क्योंकि अगर आप इवन बैंक में हो भी जाएगा ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे से अगर कोई मीटिंग होती है ना, तो हमसे यही बोला जाता है कि हमें अगला बड़ा बैंक बनना है एसबीआई के बाद, अगला बड़ा बैंक बनना है एसबीआई के बाद। देखिए, एसबीआई तो इस समय बहुत बड़ा है, कोई भी बैंक अगर चाह भी लेना तो एसबीआई को तो पीछे नहीं छोड़ सकता। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उन सबके अकाउंट्स एसबीआई में है, मिनिस्टर्स के अकाउंट एसबीआई में। तो एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है, तो आप उसको पीछे तो नहीं कर सकते, लेकिन तब भी हमें टारगेट दिए जाते हैं कि हमें सेकंड बेस्ट बैंक बनना है। अगली बात करें ऑयल सप्लाई की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर 2025? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी ईरान एंड ऑप्शन डी इज नाइजीरिया। तो ये याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इसका आंसर है रशिया। और अभी रशिया और इंडिया के रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल हैं। यूएस चाह रहा है कि हम रशिया का साथ छोड़ दें, बट हम, क्योंकि रशिया हमारे साथ इतनी जगह पर है, तो हम रशिया के साथ ऐसे तो नहीं छोड़ सकते भाई। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो भले ही डिप्लोमेसी से या जैसे भी, बट हम रशिया के पूरे सपोर्ट में, क्योंकि रशिया हमारे टाइम पे सपोर्ट में रहा है, तो हमारा भी पूरा बनता है। टॉप 5। अच्छा, एक और चीज़, जो ये बाकी के कंट्रीज है, इराक और नाइजीरिया, तो ये फर्स्ट पे रशिया है, सेकंड पे इराक, ईरान नहीं है, इराक है। सेकंड पे इराक है, और आपका फिफ्थ पे नाइजीरिया भी है। मैं एक लिस्ट दिखाई देता हूँ आपको। हाँ, तो पहले पे रशिया, दूसरे पे है इराक, तीसरे पे है सऊदी अरेबिया, फोर्थ पे है यूएई एंड फिफ्थ पे है नाइजीरिया। जो टॉप 5 ऑयल सप्लायर्स हैं, आपको सब याद करने की जरूरत नहीं, मैंने एक आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए दे दिया। पहला याद करने की जरूरत है कि पहले पे कौन है? रशिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 4th एडिशन ऑफ ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 to 25? ऑप्शन ए इज सेबी, ऑप्शन बी इज नीति आयोग, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अभी बेसिकली ट्रेड वॉच की क्वार्टरली रिपोर्ट है जो हर साल प्रोड्यूस करी जाती है। तो उसका 4th एडिशन किसने प्रोड्यूस किया है? इसका आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग, थिंक टैंक ऑफ इंडिया, द मोस्ट एंड द सर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रनिंग फॉर बैंकिंग अवेयर न्यूज इज नीति आयोग। नीति आयोग पे क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब ऐसा, मैंने जब से नीति आयोग आया है तब से मैंने ऐसा कोई पेपर नहीं देखा जिसमें नीति आयोग पे क्वेश्चन ना आता हो। नीति आयोग इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक। तो उसके बारे में भी न्यूज़ के कुछ बात कर लें हम। तो नीति आयोग ने अभी बेसिकली एक फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, एम्पलीफाई ग्रास रूट्स एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्केल इम्पैक्ट क्रिएशन के लिए। एक नीति आयोग रिपोर्ट रिलीज की थी उसने, अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स भी लॉन्च किया, जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है।
और बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा कि जो नीति आयोग के सीईओ थे BVR सुब्रमण्यम, उनका फिर से टेन्योर इस बार बढ़ा दिया गया है। 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में सब चीज़ें आप एक बार रीड कर लीजिएगा, मेक थ्रू कर लीजिएगा कि आप एक बार मतलब उसको देख लें, तो क्योंकि एक बार देख लेते हैं तो माइंड में रहता है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैंने आपको जैसा बताया कि आजकल करंट अफेयर्स में कुछ भी आ जा रहा है, 2-2, 3-3, 4-4 साल के पुराने क्वेश्चन आ जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे अपने पापा के टाइम की बुक्स भी लेके पढ़नी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स तो ऐसे आता है कि कोई उसका टाइम फ्रेम कुछ भी वैलिड ही नहीं है। पहले कहते थे कि इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इतने से हो जाएगा, अभी कोई वैलिडेशन नहीं है। तो इसमें बेसिकली मैंने वो न्यूज़ डाली है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नीति आयोग की बेसिक्स की बात करें तो फाउंड कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को। प्रीसीडिंग्स की बात करें, पहले प्लानिंग कमीशन था जो 15 मार्च 1950 को उसकी जगह नीति आयोग लाया गया। प्लानिंग कमीशन, आई होप आपको पता होगा, थिंक टैंक पहले वो था प्लानिंग कमीशन के बारे में। हेडक्वार्टर्स की बात करें, न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ही चेयरमैन होता है नीति आयोग का। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इज वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोग अधिकतर गलत करते हैं, तो याद रखिएगा नीति आयोग का चेयरपर्सन का नाम है पीएम, मतलब नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है? पीएम, और अभी करेंटली श्री नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरपर्सन की बात करें, सुमन के बेरी। सीईओ जो अभी बात किया हमने कि टेन्योर बढ़ाया गया है 1 साल का, ही इज BVR सुब्रमण्यम। ऐसा मत करिएगा कि अगर चेयरपर्सन में एक जगह नरेंद्र मोदी, एक जगह BVR सुब्रमण्यम हो और आपको लगे यार अभी टेन्योर बढ़ाया गया था BVR सुब्रमण्यम का, नरेंद्र मोदी तो नहीं होंगे, वही होंगे। तो याद रखिए चेयरपर्सन पीएम है, सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वेयर हैज अप्रूवल बीन ग्रांटेड टू एस्टैब्लिश द नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी? देखिए सेमीकंडक्टर्स आपको पता होगा 2-3 साल से प्रॉपर न्यूज में है, तो उस पर क्वेश्चन आना भी बहुत बहुत लाजमी है। तो नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी कहाँ बनाई गई? IIT भुवनेश्वर में। IITs में भी काफी बार क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार उसको भी हम देख लेते हैं। अभी बेसिकली UNCOE ने, यूनाइटेड नेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने AI कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किलिंग के लिए किसी को नॉमिनेट किया है, एंड वो IIT कौन सा नॉमिनेट किया है? दैट इज IIT मद्रास। IIT मद्रास सिलिकॉन फोटोनिक्स बेस्ड क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर प्रोड्यूस किया है। NIRF इंडिया रैंकिंग आती है हर साल, तो इस बार अगर हम बात करें तो टॉप किया है IIT मद्रास ने। ठीक है, अगर हम टॉप इंस्टीट्यूट की बात करें तो नंबर 1 पे IIT मद्रास, सेकंड है IISc बैंगलोर, थर्ड इज IIT बॉम्बे, एंड बाकी आप देख लीजिएगा IIT दिल्ली एंड IIT कानपुर। IIT गुवाहाटी की बात करें तो अभी बैम्बू पॉलीमर कंपोजिट प्रोड्यूस किया गया है, जो बेसिकली इको फ्रेंडली है, और जो प्लास्टिक यूज होती थी व्हीकल इंटीरियर्स में, उसकी जगह अभी क्या है, बैम्बू का एक पॉलीमर बनाया है। तो वो किसने बनाया? IIT गुवाहाटी ने। इस बार एक्चुअली IIT मद्रास सबसे ज्यादा न्यूज में है। तो अभी क्या किया उन्होंने, इंडिया की लाइटेस्ट व्हील चेयर बनाई है, जिसका नाम क्या रखा है? YD1। अगले हम बात करें यूनिफाइड मार्केट्स इंटरफेस। ये मेरे पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिफाइड मार्केट्स इंटरफेस UMI aims to tokenize financial assets and settle them using which of the following? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चन है डिजिटल मार्केट पे, और स्टार्टिंग से गवर्नमेंट डिजिटल मार्केट पे इतना फोकस कर रही है इस साल, इतना ज़्यादा, भले आप बात करें बजट से रिलेटेड, भले आप कुछ भी बात करें, तो मैंने मतलब अपना जितना भी एक्सपीरियंस लगाया उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा है जो, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। ये बेसिकली क्या है कि जितने भी मतलब RBI ने अभी क्या किया, RBI ने एक CBDC लॉन्च किया है। आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा CBDC है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अच्छा, CBDC के बारे में पता है, आई होप आप लोगों को CBDC के बारे में पता होगा ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो RBI ने एक CBDC लॉन्च किया, उसका आंसर है, एंड दैट इज होलसेल CBDC। RBI की भी कुछ बात कर लें, क्योंकि RBI के क्वेश्चन भी आएंगे भाई, सीधी बात। जैसे मैंने बताया, SBI बताया था आपको कि 2 लोगों के पीछे पड़ा है IBPS, एक SBI और एक RBI। हमने कैपिटल मार्केट बात कर लिया, सेबी के बारे में। अभी अगली चीज मनी मार्केट में आ गया RBI। तो RBI ने अभी बेसिकली IPO फाइनेंसिंग और लोन्स अगेंस्ट शेयर्स के नॉर्म्स को रिवाइज किया है। पहले IPO लिमिट थी 10 लाख की,
जिसको अब बढ़ा के 25 लाख कर दिया है, और LAS लिमिट को 20 लाख से 1 करोड़ पर पर्सन कर दिया है। एक कंपनी है फेस, उसने RBI का एक्स जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे मनोरंजन मिश्रा, उनको अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया। फेस का फुल फॉर्म देख लीजिए, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है फिनटेक्स की, ये भी रिसेंटली बनी है। RBI ने जो फॉरेन करेंसी का टाइम पीरियड है पेमेंट एक्सपेंडिचर का, वो भी आप देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा आप, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है और मैंने उसी हिसाब से ही दिए हैं। अगली बात करते हैं RBI के बारे में, कुछ बेसिक्स की बात कर लें हम। तो RBI फाउंड कब करी गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। नेशनलाइज हुई 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। सेटअप किस कमीशन के थ्रू हुई? दैट इज हिल्टन यंग कमीशन। पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो ऑस्ट्रेलिया से थे। पहले इंडियन गवर्नर की बात करें तो CD देशमुख। 26th गवर्नर की बात करें तो संजय मल्होत्रा। अभी जो करंट में गवर्नर है दैट इज 26th गवर्नर, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। RBI के डिप्टी डायरेक्टर की बात करें तो 4 डिप्टी डायरेक्टर हैं। RBI के डिप्टी डायरेक्टर्स पे भी सवाल आता है। बेसिकली क्या होगा कि आपको मतलब वो 4 ऑप्शन देंगे, जिसमें से पूछेंगे कि RBI के डिप्टी गवर्नर इसमें से कौन कौन से, या फिर 7-8 दे देंगे और उसमें से पूछेंगे इनमें से 4 डिप्टी गवर्नर RBI के कौन से हैं। तो RBI के 4 डिप्टी गवर्नर अभी कौन है? एक है तवन्ना रविशंकर, दूसरी है पूनम गुप्ता जी, तीसरे हैं शिरीष चंद्र मुर्मू, चौथे हैं स्वामीनाथन जन किरमन। ठीक है, ये 4 नाम आपको इतने अच्छे से याद है, अपना नाम भूल जाए एग्जाम पेपर में, पर ये नाम को आपको नहीं भूलना है। तो गाइस दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप देखिए, प्लस कमेंट में आप उसको मेंशन करिए कि इनके क्या आंसर्स होने चाहिए। पहला है स्मार्ट रिंग, जो IIT मद्रास ने अभी लॉन्च करी है NPCI के साथ। दूसरा है जियो पेमेंट्स बैंक ने MLFF टोल कलेक्शन में क्या यूज़ किया। ये सब क्वेश्चंस हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। 4 क्वेश्चंस ये हैं जिनके आंसर्स मुझे चाहिए अपने कमेंट सेक्शन में। मैं भी देखना चाहूँगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। नेक्स्ट वीडियो विद इन आई गेस 3 to 4 डेज आ जाएगा, या फिर मैक्स टू मैक्स अ वीक, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्पॉन्स कैसा है। क्योंकि मैंने देखा है मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, लोग आते हैं वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए पहली चीज़, तो मैं आपको और भी चीज़ें दूंगा, और भी मतलब वीडियोज़ ऐसे आपको बना के दूंगा। 4 क्वेश्चंस ये भी दिए हैं मैंने, इसको भी प्लीज़ देखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, ये आपका नेटो का क्लियर डिटरेंस वाला, बट कोई बात नहीं, बाकी के 3 क्वेश्चन हैं। इन 7 क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर कर सके अपने एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ, जितना एस्पिरेंट फ्रेंड्स से आप शेयर कर सकें। सारे चैनल्स पर फैला दो, क्योंकि क्वेश्चंस जो भी आएंगे इस बार IBPS RRB क्लर्क से, वो इसी से आएंगे। ऑल द बेस्ट गाइज, प्लीज़ टेक केयर।